वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम चैप्टर 8 का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड खंड है, इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन। हम वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट कर चुके हैं कवर ऑलरेडी 8 सेशंस में। पहले आप उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो आज का सेशन प्लीज मत देखिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और अपना समय खराब कर रहे हैं। तो पहले 1 से लेके 8 तक आप पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे जंप कीजिए, बिकॉज आज का सेशन जो हम करेंगे इसके अंदर हम पिछले सेशंस को रेफर करेंगे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बिफोर के वैसे मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने वाले हैं तो अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, नोट कर लीजिए। जब हम ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देख के इसको अपने डाउट्स क्लियर करें, तब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज की बात भी करेंगे। तो ये थ्योरी वाला एक ही चैप्टर है। आज के सेशन में हम पूरी थ्योरी इनकम अप्रोच की हम इसमें कवर कर लेंगे। काफी हद तक हमने कवर कर ली है, बट जो बाकी बची है वो आज कवर कर लेंगे। बेसिकली ये सारा देखिए पूरा सिलेबस है एज पर आईबीबीआई, जो हमारा जो सिलेबस है लेटेस्ट। तो उसमें बेसिकली क्या बोलता है कि रिलेशन बिटवीन इनकम वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो आपका है, ईजमेंट एक्ट और लीज होल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, डेरिवेशन ऑफ यील्ड रेट फ्रॉम मार्केट ड्राइव डाटा, रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेंट्स, आउटगोइंग इनकम, यील्ड, ईयर परचेज, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। बाकी लीज, लेसर, लेसी, टाइप्स ऑफ लीज, लीज प्रोविजंस, कोविनेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ लेसर इंटरेस्ट, लेसी इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सब लीज। तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और काफी हद तक ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा जो बचा है वो हम आज कवर करेंगे। उसके बाद रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल सीएपीएम। तो इनके अंदर हम समझेंगे चीजों को, मॉडल समझेंगे और कुछ कुछ एग्जांपल की फॉर्म में इसको समझेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। और आखिरी में हम 2 केस स्टडीज भी इसमें से डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि रिलेशन क्या है बेसिकली इनकम और वैल्यू के अंदर। तो इनकम अप्रोच के हिसाब से फ्यूचर इनकम जो है एक एसेट की, राइट, तो वो जो बाकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है बिल्डिंग की, उसकी जो फ्यूचर इनकम है उसको अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो उसकी जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है दैट इज कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसका कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 50 साल है, तो अगले 50 साल के अंदर वो कितनी इनकम जनरेट करने वाला है, उसको अगर हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन से मैं ये जान रहा हूँ कि आपने सेशन नंबर जो पिछले सेशन में पढ़े हैं, तो आप समझ रहे हैं मैं कैपिटलाइजेशन से क्या मतलब है। जो फ्यूचर कैश फ्लो आपको आना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम को अगर हम निकाल लेते हैं, तो जो वो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, जो कि हमने सेशन नंबर पिछले 7 में और 6 में डिस्कस किया है टेबल्स एक्सेल शीट की फॉर्म में। तो अगर हमने वो निकाल ली तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू उसके अंदर, कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। देखिए बेसिकली अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हम आज के सेशन में कवर नहीं करेंगे, जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। इसको हम डिटेल में, जब हम चैप्टर नंबर 7 लॉज रिलेटेड टू रियल एस्टेट है, वहां पर हम इसको टच करेंगे, डीपली टच करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली रियल एस्टेट लॉज का पार्ट है। उसके बाद जो ईजमेंट एक्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा आई थिंक सेशन नंबर 5 में जो हमने किया है पिछले चैप्टर नंबर 8 का जो है रियल एस्टेट वैल्यूएशन के अंदर। और थोड़ा सा हम इसको हम दोबारा से चेक करेंगे जब हम रियल एस्टेट लॉज को कवर करेंगे, वहां पर दोबारा से हम ये ईजमेंट एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दोबारा से चेक करेंगे और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद जैसे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हम कवर करेंगे रियल एस्टेट लॉज के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। लेकिन जो हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें हमने जैसे कि रेंट, आउटगोइंग्स, कोविनेंट्स, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 का जो हमारा पिछला सेशन था, सेशन नंबर 4, उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो मैंने जो बोला कि अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो आज अपना आप समय खराब कर रहे हैं। तो इसके अंदर वैल्यूएशन, हम लीज और प्रॉपर्टी के अंदर जो जो एस्पेक्ट्स रह गए और जो कि डीप एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, कि इनकम अप्रोच से वैल्यूएशन कैसे करना है, उसको हम समझेंगे। और आने वाले 4 सेशंस में हम अगले 2 सेशंस में एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल बेसिकली हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि कठिनता जो है, डिफिकल्टी लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा।
तो वो एग्जांपल्स जब समझ जाएंगे फिर हम 2 केस स्टडीज भी इसमें डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको एक्सेल शीट भी एटलीस्ट केस स्टडी के अंदर हम समझाएं और सारा समझा के तब एक्सेल शीट कैलकुलेटर से भी समझाएंगे, एक्सेल शीट से भी समझाएंगे। पहले यील्ड समझते हैं। व्हाट इज यील्ड? इट इज द अर्निंग एक्सपेक्टेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट over a over a particular period of time. It is expressed as percentage of investment amount. तो बेसिकली यील्ड क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो हमें इनकम आने वाली है एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड के अंदर, तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी बनती है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, तो पिछले हमने सेशन में बात करी है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइजेशन रेट। तो बेसिकली ये परसेंटेज जो भी हमारा हम आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक परसेंटेज है। तो हम जो पिछले सेशन में हमने देखा कैपिटलाइजेशन रेट की हम बात करते थे, यील्ड इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन रेट, ऐसे समझिए इसको आप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। डेरिवेशन ऑफ यील्ड रेट फ्रॉम मार्केट डेराइव्ड डाटा। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहा है कि अगर आप एक्चुअल वैल्यू और साइड पे जा रहे हैं, आपको यील्ड रेट कैसे निकालनी है। एग्जाम आईबीबी एग्जाम में यील्ड रेट हमेशा दिया रहेगा, तो ये अजम्पशंस कभी नहीं लेनी है आपको। हाउएवर प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन प्लॉट or building is normally directly proportionate to average yield on long-term government securities. Normally it is 1 to 2% more than over average yield rate of long-term bonds, long-term government securities as fair return on land investment. तो एक तो ये हो गया। In case of investments in building, ठीक है, अगर ये लैंड इन्वेस्टमेंट है तो जो गवर्नमेंट का बेसिकली जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर 1 से 2% ज्यादा रिटर्न आपकी यील्ड आपको पकड़नी है। मतलब आपको एग्जांपल देना है कि साहब गवर्नमेंट का रेट जो है वो सिक्योरिटी का चल रहा है 4%, ट्रेजरी बॉन्ड जो भी आपके लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है 4% रिटर्न है, तो आप उसको 5 से 6% का आप लैंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर यील्ड को पकड़ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जाम परस्पेक्टिव से न्यूमेरिकल के लिए आपको ये हमेशा दिया रहेगा, लेकिन एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है स्लाइड में से। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट यील्ड फ्रॉम मार्केट ड्राइवन डाटा। तो उसमें रहेगा कि 1 to 2% फॉर लैंड, 1 to 2% फॉर बिल्डिंग, 1 to 2% फॉर लीज होल्ड। तो आपने ये नंबर याद रखने हैं यहाँ पे कि लैंड के केस में 1 to 2% जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है उसके ऊपर आपको पकड़ना है। अगर वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के केस में ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड होती है आदमी की, इन्वेस्टर की, तो वो 2 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड है 4% है तो आपका यहाँ से 6 से 8% का रिटर्न वो मांगेगा। और अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न इन नॉर्मल इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड ओवर एंड अबव यील्ड मेंशन अंडर पॉइंट नंबर ए एंड बी एस। तो अगर मान लीजिए लीज होल्ड लैंड है तो इंस्टेड ऑफ 1 to 2% 2 to 3% एक्स्ट्रा, मतलब 4% अगर है तो +2 to 3, इसका मतलब 6 से 7% का यील्ड आपको पकड़ना रीजनेबल है। और अगर वो बिल्डिंग है, लीज होल्ड बिल्डिंग है, ये दोनों फ्री होल्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर वो लीज होल्ड बिल्डिंग है तो इसमें 2 में 1 जोड़ दीजिए 3%, और 4 में 1 जोड़ेगा 5%, तो 3 से 5% एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेयर रिटर्न जो बनती है वो एक्सपेक्टेड यील्ड रेट रहेगा। तो आपने इसको समझना है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर थ्योरी के क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जैक्टली ऐसा ही पूछ ले, या फिर आपको उसमें रेंज दे दे नंबर्स के साथ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ये है 4% है, शॉर्ट टर्म का 3% है, लॉन्ग टर्म का 4% है, या शॉर्ट टर्म का 4% है, लॉन्ग टर्म का 3% है, कुछ भी हो सकता है उसमें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और आपको नीचे बोले कि साहब अब लीज होल्ड बिल्डिंग है तो एक्सपेक्टेड यील्ड क्या रेंज में होना चाहिए, तो आपको नंबर दे देगा वहां पे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो आप समझ पाएंगे ओके यील्ड निकालनी है तो भाई लॉन्ग टर्म जो यील्ड दे रखी है उसके ऊपर सिंस लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो 3 से 5%, तो अगर वो 3% वहां दिया हुआ है तो +3%, 6% +5%, 3+3 +6% एंड 3+3 +5 8%। तो 6 से 8% के बीच में आपकी एक रीजनेबल यील्ड होनी चाहिए एज पर दिस स्लाइड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट करना है। इसमें से मेरे एग्जाम के केस क्वेश्चन एक इसमें आया था जब मैंने फर्स्ट या सेकंड टाइम एग्जाम दिया था,
उसमें से एक ये इस स्लाइड में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आया था। तो चलिए अब एक और इसमें से कॉन्सेप्ट है जो टर्मिनोलॉजी आती है कि रेम्यूनरेटिव आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज द रेम्यूनरेशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये आर है बेसिकली, जो हमने पैसा लगाया उसके अंदर रेम्यूनरेशन कितना उसको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है। और एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच एनुअल सिंकिंग फंड एक्यूमुलेट्स एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड to the original capital investment invested. Accumulated ROI is also called rate of recoupment, rate of redemption of capital. तो अगर आपको याद होगा सेशन नंबर 7 जो हमने चैप्टर 8 और वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के अंदर हम बात कर रहे थे, हमने रिकूपमेंट रेट की बात की थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिकूपमेंट रेट, एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो सिंकिंग फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिकली एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप फंड्स को, ऐसे याद रखिए कि पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि वो सिंकिंग फंड आपका बन जाए आखिर में। तो उसको लॉजिक से ऐसे ऐसे लॉजिक से याद रखिए कि एक्यूमुलेटिव मतलब सिंकिंग फंड को एक्यूमुलेट करना है आपने, तो एक्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। करेक्ट। रियल लाइफ सिनेरियो कुछ देखते हैं इसके अंदर। व्हेन इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी परपेचुअल और फॉर लॉन्ग पीरियड, say above 50 years, investor expects yield equal to remunerative rate of interest। तो अगर बहुत लंबा पीरियड है तो जो इन्वेस्टर की जो इनकम होगी, जो एक्सपेक्टेशन होगी परपेचुअल बिल्डिंग, एलिजिबल बिल्डिंग के केस में, वो रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हाउएवर इन केस द बिल्डिंग विद टर्मिनल इनकम like building on lease for short period up to 50 years, accumulative interest ROI comes into picture। तो ऐसे समझिए कि एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर परपेचुअल लीज आ रही है, लंबी बहुत लंबी लीज है, तो उस केस में रिकूपमेंट रेट और सिंकिंग फंड की बात वो एग्जामिनर नहीं करेगा। बट अगर उसकी लीज पीरियड कम है तो बहुत ज्यादा संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा उसके अंदर। उसमें संभावना ज्यादा है कि आपको रिकूपमेंट रेट की या सिंकिंग फंड की बात करें, तो उस केस में आपको डुअल रेट ईयर परचेज लगाना है, जो हम पिछले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको हमने एक्सेल से भी समझ लिया है, कैलकुलेटर से भी समझ लिया है, एक्सेल में फंक्शन से भी समझ लिया है क्या कौन सा फंक्शन लगाना है। तो अगर आपने नहीं देखा है दोबारा देख लीजिए। देखिए अब इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ रेंट्स हैं हम दोबारा से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी पिछले चैप्टर के सेशन नंबर 4 में टाइप्स ऑफ रेंट, आउटगोइंग इनकम, यील्ड, ईयर परचेज सब डिस्कस हम डिटेल में कर चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद जो ये आपका मार्केट रेंट, स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन है और क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑलरेडी सेशन नंबर 1 एंड 2 जो पिछले चैप्टर है उसके अंदर कवर कर चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के अंदर। इसकी केस स्टडीज हम देखेंगे अभी, कि एग्जांपल और केस स्टडीज हम आने वाले जो हमारे जो 4 सेशंस हैं इनकम अप्रोच पे, उसके अंदर हम इसको मार्केट रेंट और स्टैंडर्ड रेंट निकालना इसको समझे। स्टैंडर्ड रेंट बेसिकली रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से है। तो लीज, लेसर एंड लीज लेसी, टाइप्स ऑफ लीज, लीज प्रोविजंस, कॉविनेंट्स, ये सारा हम चैप्टर नंबर 8 के जो पिछला सेशन नंबर 4 है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से हम रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ लेसर इंटरेस्ट। यहाँ पर हम समझते हैं कि लेसर लेसी क्या है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो। वैल्यू ऑफ लेसर इंटरेस्ट in land would comprise of following three parts based on right held by lessor as per lease terms। तो जो लेसर है बेसिकली मकान मालिक, किराए मतलब मकान मालिक है, बेसिकली मालिक है प्रॉपर्टी का, उसके तीन तरह के राइट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट टू उसके बारे में मेंशन हो प्रॉपर्टी उसकी लीज डीड के अंदर। लीज टर्म्स भी पढ़नी पड़ेंगी आपको, अनटिल अनलेस उसमें कुछ और अलग से कुछ लिखा हो या उसके रिगार्डिंग कुछ लिखा हो, तो आपको वो लीज टर्म पढ़नी पड़ेंगी। मोटा मोटा आपके तीन तरह के इसमें इंटरेस्ट होते हैं जिसका आपको वैल्यूएशन करना है। अगर आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि कैलकुलेट लेसर इंटरेस्ट, तो आपको इन तीन चीजों के ऊपर फोकस करके आपको समझना है कि क्या इनमें से कोई दो चीज, तीन चीज या एक चीज उसमें से कवर्ड है, और उसकी आपको वैल्यू निकाल के, अगर वो तीनों कवर्ड है तीनों की वैल्यू निकालनी है और तीनों को ऐड करके टोटल सम कर देना है, तो आपको लेसर का इंटरेस्ट का निकल जाएगा इसमें से। सबसे पहला चीज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जो जो अगर लेसर है कि मकान मालिक ने जो प्रॉपर्टी किराए पे दी, उसका जो किराया आना है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जो आने वाला है। जो किराया आ गया वो तो खत्म हो गया,
तो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लीज है उसके अंदर उसको रिमेनिंग पीरियड पे कितना रिमेनिंग किराया उसको और आने वाला है, उस फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी। पहला चीज तो ये हो गया। आपको जब भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करेगा तो 99% केसेस में लीज रेंट वाला ये कैपिटलाइजेशन तो आपको करना ही है। 100% नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, बट 99% केस में आप समझिए कि ये वाला पैरामीटर पे आपको वैल्यूएशन करनी ही करनी है। उसके बाद राइट ऑफ रिवर्जन ऑफ लैंड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। राइट ऑफ रिवर्जन आप समझते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रॉपर्टी आपकी लीज खत्म हो जाएगी तो वो लैंड आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो लैंड की वैल्यू है आपको उसकी कैपिटल वैल्यू आपको उसकी उस कैपिटल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दैट इज रिवर्जन वैल्यू ऑफ द लैंड और प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ रिवर्जन के बारे में आपको अगर मैं एक वाइल्ड गैस दूं तो आपके पास जो एग्जांपल्स और केस स्टडीज आएंगे 60-70% केसेस में, मे बी 80% केसेस में आपको ये वाला पैरामीटर भी निकालना होगा। तो लीज रेंट ऑलमोस्ट 99% केसेस में अगर लीजल प्रॉपर्टी का है, 60-70-80% तक राइट ऑफ रिवर्जन की वैल्यूएशन का भी आपको उसमें केस स्टडी में या एग्जाम्पल में बताएगा वो। और तीसरा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द राइट्स टू द लेसर टू वेव एनी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर लीज कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ अनअर्न्ड प्रॉफिट, ऐसा कुछ क्लॉज डाल रखा है तो आपको लीज डीड पढ़नी पड़ेगी प्रैक्टिकली भी, और क्वेश्चन के अंदर भी आपको हो सकता है कोई एडिशनल कोविनेंट दे रखा हो तो उसको अगर वेव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई टर्म्स कंडीशंस हैं लीज डीड के अंदर तो उसका वैल्यूएशन करके भी आपको ऐड करना है। तो ये जो अगर मैं आईबीबीआई एग्जाम से रिलेटेड बात करूं, एग्जाम्पल में इस तरह का रिस्ट्रिक्शन आने की संभावना मात्र 5 से 10% है। किस्मत बहुत खराब हुई तो 1 या 2 नंबर के जो एग्जाम्पल्स आते हैं छोटे, उनके अंदर ये कोविनेंट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। लेकिन अगर केस स्टडी आ रही है तो 50% चांस है कि आपको इस तरह का कोई कोविनेंट उसमें डाल दे उस केस स्टडी की टफनेस लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो लोग जो बोलते हैं कि बहुत कठिन केस स्टडी हो गई, वो आपका ये समझिए कि यही उसमें डालते हैं तभी वो कठिन होता है। राइट ऑफ रिवर्जन डाल देगा, उसमें कुछ कोविनेंट डाल देगा ताकि चीजों को कॉम्प्लिकेट करे। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, तो ये आपको 50%। तीसरा जो संभावना केस स्टडी की बात करूं 99%, 80%, 50%। अब बात करते हैं किराएदार का इंटरेस्ट की वैल्यूएशन। एक तो हो गया लेसर इंटरेस्ट, जो मकान मालिक था उसका इंटरेस्ट है, उसका उसका वैल्यूएशन करना है आपने। अब जो किराएदार है उसका भी तो इंटरेस्ट है उसमें कुछ, उसकी वैल्यूएशन भी करनी है आपको, वो भी कर सकते हैं आप। तो उसके इंटरेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, बेसिकली उसमें दो दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आपने ढूंढना है एग्जाम में, क्वेश्चन में, केस स्टडी में कि इन दोनों में से कौन कौन सा इंटरेस्ट उसका हो सकता है। नंबर 1, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट रेंटल, दैट इज नेट रेंट इनकम रिसीवेबल फ्रॉम द बिल्डिंग for unexpired period of lease. The capitalization should be done considering dual rate of YP. तो अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट रेंटल की बात कर रहे हैं हम, तो जो बिल्डिंग है, मान लीजिए मैंने लैंड किराए पे लिया, बिल्डिंग मैंने खुद बनाई अपनी, तो उस बिल्डिंग का किराया मैं लूंगा, वो किराया मेरा है, राइट। तो जो मैंने मान लीजिए 100 रुपये किराया मुझे आ रहा है, 50 रुपये किराया दे रहा हूँ मैं, ग्राउंड रेंट दे रहा हूँ, तो 50 रुपये बच गया मेरा, तो वो नेट रेंट मेरा हो गया, करेक्ट। लेकिन आपने ये समझना है कि 99.99% केसेस में अगर लेसी के इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो उसमें डुअल रेट ईयर परचेज निकालना है आपको, रिकूपमेंट रेट भी उसमें, रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिकूपमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पकड़ के चलने हैं। अगर किसी केस स्टडी में आपको रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रिकूपमेंट रेट दे रखा है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे कि वो रिकूपमेंट रेट मुझे किस केस में लगाना है, लेसर इंटरेस्ट में लगाना है, लेसी इंटरेस्ट में लगाना है, तो आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि वो सिर्फ लेसी के इंटरेस्ट में ही लगाना है। जहाँ लेसी का आप वैल्यूएशन करेंगे, लेसी इंटरेस्ट वैल्यूएशन करेंगे, वहां पर आपको रिकूपमेंट रेट लगाना है। लेसर के केस में आपको रिकूपमेंट रेट नहीं लगाना है। आने वाले हम एक सेशन में इसके ऊपर केस स्टडी करेंगे, आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ कि रिकूपमेंट रेट कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। आई थिंक वो केस सेशन नंबर 5 के अंदर हम करेंगे, और उसको हम एग्जाम्पल को कैलकुलेटर से भी यूज करेंगे, सोल्व करेंगे केस स्टडी को, और उसको एक्सेल शीट से भी सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो दोनों तरह से समझेंगे आप, और विद इन एक्सेल फॉर्मूला एंड आपको फंक्शन दोनों से आपको बताएंगे उसके अंदर कि रिकूपमेंट रेट का एप्लीकेशन कैसे लगाना है, लेसी इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेसर इंटरेस्ट लगाने के लिए। तो पहला हिंट तो ये हो गया। तो 99% केस में आपको ये आएगा प्रॉफिट रेंटल, अगर लेसी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एग्जाम्पल चाहे केस स्टडी हो।
if plot is not fully developed but it is underutilized, profit rental utility value of such unutilized land till unexpired period of lease has to be considered. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए प्लॉट पूरी तरह कवर नहीं है, पूरी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ और वो अंडर यूटिलाइज्ड है, तो प्लॉट के अंदर से भी प्रॉफिट रेंटल आ सकता है। तो एक तो बिल्डिंग का हो गया कि मैंने लैंड ले ली, बिल्डिंग बना ली। अब मान लीजिए वो प्लॉट है और मैंने उसको मतलब वो बेसिकली अंडर डेवलप था, बेसिकली वो कच्ची कच्ची मिट्टी का था, या उसके अंदर वो बेसिकली मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड थी, मैंने उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया, मैंने लीज पे लिया और उसको डेवलप किया मैंने, या कमर्शियल डेवलप किया, उसको मैंने परमिशन ली, उसके ऊपर लाइसेंसेस लिए, तो उसके लैंड के ऊपर भी मेरा फिर हक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर किराएदार हूँ सिर्फ बिल्डिंग भी होगा, लैंड के ऊपर भी अगर मैंने कुछ डेवलपमेंट करी है, उसको उसको पहले वहां पे पानी भर रहा हुआ था बहुत ज्यादा, या उसमें मिट्टी फिल करी है मैंने, कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करी है उसके अंदर लैंड के अंदर, तो लैंड का जो लीज रेंट है उसके अंदर भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट रेंटल उसके अंदर हो सकती है। तो आपको ये भी समझना है, अगर लेसी ने लैंड के अंदर भी कुछ काम कर दिया तो फिर उसका शेयर, उसका इंटरेस्ट उसके अंदर भी बैठ जाएगा और उसकी वैल्यूएशन भी आपने करनी है। तो बिल्डिंग का प्रॉफिट रेंटल और लैंड का भी पार्शियल हो सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, यील्ड फ्रॉम रियल एस्टेट, अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, साउंड इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रियल एस्टेट वैल्यूएशन था उसका सेशन नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। समय बचाने के लिए हम इसको दोबारा से रिएटरेट यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे चलता है और इसके अंदर दो मॉडल्स हैं। बेसिकली वो CAPM, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल पे दो DCF मेथड्स हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से हैं। तो एक तो आपने फुल फॉर्म ये याद रखनी है कि CAPM की फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, और उसके अंदर दो DCF मेथड्स हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR। तो आपने ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला मेथड, CAPM मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही CAPM है। तो पहले समझते हैं कि CAPM क्या है, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल। इसके अंदर बहुत डीप नहीं जाएंगे, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये फॉर्मूला आ सकता है या फिर आपको एक नंबर का इसमें से एग्जाम्पल आ सकता है। केस स्टडी इसमें आने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। CAPM suggests the return on an on an asset is a function of some risk-free return plus premium for risk। तो बेसिकली CAPM मॉडल क्या बोलता है कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है, जो हम रेम्यूनरेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो क्या है। जैसे हम पीछे बात किया कि सब हमने पीछे बात किया था कि यील्ड कितना होना चाहिए, कि 1 से 2% लैंड के अंदर ओवर एंड अबव गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 2 से 3% ऑन बिल्डिंग, ठीक है, 1% लीज होल्ड पे ज्यादा लगेगा, तो जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न लगेगी। तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको जो रिटर्न गवर्नमेंट दे रही है बॉन्ड्स के ऊपर। तो रिस्क फ्री रिटर्न वो है कि आपने पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगाया लॉन्ग टर्म, तो आपका कोई रिस्क नहीं है उसमें। तो नॉर्मली दैट इज RF, 3% 4% वट एवर। उसके बाद जो रिटर्न आपको चाहिए, प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, ये रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम विच इज बीटा इंटू RM माइनस RF। तो RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, और RM मतलब मार्केट का जो रिटर्न है, कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया बेसिकली टोटल पूरी तरह से। और जो वो जो जो प्रॉपर्टी है वो कितनी रिस्की है, उसका फैक्टर ये है। तो आपने बेसिकली CAPM एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक फॉर्मूला है। तो IBB एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप इतना फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है और आपको ये सारी वैल्यू रहेंगी, खाली वैल्यू फिट कर दीजिएगा उसके अंदर। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी रिटर्न की जगह हो सकता है आपको बोल दे गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट यील्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये बोल दे आपको। और बीटा आपको दिया रहेगा, उसमें RM आपको दिया रहेगा, आपको फॉर्मूले में डालिए और CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकाल के दे दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और इसने याद रखिए इसको। तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, बेसिकली ये रेट ऑफ रिटर्न है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कितना मिलने वाला है, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फॉर्म्स द बेस ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। तो जो हम बोल चुके हैं वही रिपीट किया आपको। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न RM क्या है, इट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कि पूरी अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं BSE में, निफ्टी के अंदर, तो उसमें कितना रिटर्न आ रहा है बेसिकली। तो प्रॉपर्टी इज सेफर देन इक्विटी, शेयर मार्केट।
बीटा क्या है? बीटा इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न रिलेटिव टू वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स इन द मार्केट प्लेस एज ए होल। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी में हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर प्राइस ऊपर नीचे होने की संभावना कितना है, उसका जो कोरिलेशन है वो किस हद तक उसकी क्लोजनेस है या कोरिलेशन है जो शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी है, कि प्रॉपर्टी की वोलेटिलिटी और शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी में, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, प्रॉपर्टी जो घर है या रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की जो उसमें वोलेटिलिटी है मतलब रिस्क है, और जो लेवल ऑफ रिस्क शेयर मार्केट में है वो फुल्ली रिस्क है। शेयर मार्केट पूरा रिस्क की मार्केट है, जीरो भी हो सकती है वैल्यू उसकी। तो उन दोनों में कितना डिग्री का कोरिलेशन है? अगर ज्यादा कोरिलेशन है तो हाई रिस्क माना जाता है, बीटा हाई होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न टू मार्केट रिटर्न, दिस इज बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, आपको बीटा निकालने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर बीटा निकालना ही पड़ा तो आपको आर एफ आर एम देगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी देगा और वहां से बीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन किस्मत बहुत खराब हुई, अगर आपकी 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ गया तो हो सकता है कि बीटा ना देके वो आपको कोवेरियंस ऑफ स्टॉक रिटर्न टू मार्केट दे दे और वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न दे दे, तो आपको ये बीटा निकालना पड़ेगा वहां पे ये फॉर्मूले से। बट संभावना बहुत कम है इतना कॉम्प्लिकेट आएगा। अगर किस्मत, नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, पर अगर आ भी गया तो सीएपीए मॉडल की फुल फॉर्म पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन देके, जो हम पिछले 2 स्लाइड पहले हमने देखा है उसमें आर एफ आर एम और बीटा डाल के आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। देखिए ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन आया था कभी कभी कि सब प्रॉपर्टी एनपीवी पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव है तो क्या मतलब है, जीरो है तो क्या मतलब है। ठीक है, या फिर आपको बेसिक सिंपल डाटा दे देगा आपको और बोलेगा कि साहब ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है नॉट एक्सेप्टेबल है। तो एनपीवी क्या है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है उसमें कुछ हमारे हर साल हर महीने खर्चे होने हैं, हर साल के हिसाब उसमें से हम प्रॉपर्टी टैक्स देना है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, तो कुछ कैश आउटफ्लो है, कुछ मेंटेनेंस है। किसी भी प्रॉपर्टी को रखने के बाद उसके कुछ कैश आउटफ्लोज होते हैं, जो पैसा हम एज ए ऑनर मुझे खर्चा करना पड़ेगा हर साल उसके। और इनफ्लो क्या है, जो मुझे किराया आना है उससे। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें इनफ्लोज की और उसमें से माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब अगर वो एनपीवी पॉजिटिव है तो वो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है। लॉजिकली समझिए कि मान लीजिए मुझे एक प्रॉपर्टी से 10,000 रुपए किराया आ रहा है और मैं उसके ऊपर 8,000 रुपए हर साल खर्चा कर रहा हूँ, तो 2,000 का मुनाफा हो गया ना मुझे उसके अंदर। तो मुझे उसका एनपीवी निकालना पड़ेगा, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो फ्यूचर से नहीं देखना आपको, हो सकता है वो घाटे का नुकसान घाटे का सौदा भी हो, करेक्ट। या फिर हो सकता है कि मुझे मान लीजिए मुझे 10 साल का मेरे पास एक लीज है, पहले 3 साल में जो है मुझे मेरा खर्चा जो है वो 10,000 रुपए है, किराया मेरा 6,000 रुपए है। अगले 7 साल में मेरा जो किराया ज्यादा है खर्चे कम है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको कंपैरिजन करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दोनों कैश फ्लोज की निकालनी पड़ेगी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की। अगर एनपीवी जो वैल्यू है यहाँ पर वो पॉजिटिव है तो मतलब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है और वो प्रॉफिटेबल है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें ग्रीन सिग्नल है। अगर वो नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट इज अनएक्सेप्टेबल, और अगर जीरो है तो फिर ना प्रॉफिट है ना नुकसान है, वो चॉइस है, मतलब आपको लेना ले लीजिए, नीदर एक्सेप्टेबल नॉट नॉट रिजेक्टेबल। अब इसमें मान लीजिए आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी क्वेश्चन आया था कि 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों का एनपीवी एबीसी है, तो आपको सिंपल है, अगर वो कंबाइंड एनपीवी निकालना है टोटल का तीनों का सम कर दीजिए, आपको निकल आएगा। अगर मान लीजिए आपको टोटल एनपीवी दे रखा है 3 प्रोजेक्ट्स का, 2 की वैल्यू दे रखी है, तीसरे का निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें से या तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा थ्योरी के अंदर, या फिर आपको एग्जाम्पल एक दे देगा कि साहब 2 प्रोजेक्ट का एनपीवी इतना है, कंबाइंड इतना है, तीसरे का बताइए। तो सिंपल प्लस माइनस का क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत अगर एग्जाम में आया था तो। आईआरआर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली, और आईआरआर बेसिकली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसके अंदर की आपका एनपीवी जीरो अज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी आ सकती है, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए आईआरआर जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो वो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर आईआरआर जो निकल रहा है, एक फॉर्मूला लगता है इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल कैलकुलेटर से आप नहीं निकाल पाएंगे इसको, मैं पहले बता देता हूँ। तो आप इसमें ट्राई मत कीजिएगा, आप अपना समय खराब करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो छोड़ दीजिएगा उसको, मत कीजिएगा, अगर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आ जाता है इसके अंदर से तो।
इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में एक गोल्ड सीक फॉर्मूला होता है, अगर वो एनेबल है फंक्शन, तो आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। इसको जब हम एग्जांपल्स अगर हम आगे करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सेल शीट में इसको दिखा के करूंगा कि भाई गोल्ड सीक फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपने। तो अगर वो फंक्शन आपकी किस्मत अच्छी और एनेबल है तो आप कर लीजिए। नंबर 2, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको अलाउ कर दिया है तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। इंस्टेड कि आप आईआरआर निकालें, आप चारों जो आंसर होंगे आईआरआर की, उसको आप वैल्यू को डाल डाल के हिट एंड ट्रायल करके ये देख लीजिए कि एनपीवी 0 आ रहा है, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं आपको बताया एग्जांपल, लेकिन थ्योरी अगर आती है, थ्योरी आपको इस स्लाइड में से आएगा कि इफ आईआरआर इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोजेक्ट इज ओके। अगर आईआरआर कम आ रहा है प्रोजेक्ट का जितनी मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर इक्वल है तो इट्स न्यूट्रल। नेक्स्ट मेथड जो है प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। वैल्यूएशन में एक और टेक्निक है इसके अंदर, डिस्काउंट डीसीएफ के बाद। बेसिकली जो मेथड है ये आपका जो होटल, सिनेमा, मॉल, पेट्रोल पंप टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर हम लोग वैल्यूएशन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन ये आया था कि आपका इस सिनेमा की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको बताना है प्रॉफिट मेथड। और ये जो है ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए होता है, बेसिकली इनकम अप्रोच। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इनकम अप्रोच से वैल्यूएशन निकालने के लिए जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मेथड। और ये गोइंग कंसर्न वैल्यू निकालता है। बेसिकली जो गोइंग कंसर्न वैल्यू हमने सेशन नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 8 के जो हम पिछले हम बात कर चुके हैं, व्हाट इज गोइंग कंसर्न वैल्यू, वो एज्यूम करके कंपनी का, तब ये प्रॉफिट मेथड यहाँ पे काम करता है। तो इसमें ये स्टेप्स हैं आपके प्रॉफिट मेथड के, बड़े सिंप्लीफाइड स्टेप्स हैं। तो बेसिकली लास्ट 3 से 4 साल का जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बिजनेस की, वो निकालिए प्रैक्टिकली। करेक्ट। एग्जाम में आपको डाटा दिया रहेगा, तो एमसीए वेबसाइट से निकाल सकते हैं आप रिलायबल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो ग्रॉस अर्निंग है, जो उसका सिनेमा हॉल का या होटल का जो ग्रॉस अर्निंग है वो निकाल लीजिए। उसके जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मिल जाएगा पहले पी&एल से आपको, ग्रॉस अर्निंग और ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंस शीट है पी&एल है वहां से निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, मतलब ग्रॉस अर्निंग माइनस परचेज जो एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो वर्किंग एक्सपेंस है बाकी, नॉन ट्रेडिंग जो नॉन 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 ट्रेड एक्सपेंसेस है, उनको भी माइनस कर दीजिए, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलाएगा उसमें से। तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस वर्किंग एक्सपेंसेस। तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हम थ्योरी हमने कवर कर ली है। हम नेक्स्ट सेशन में, हम नेक्स्ट 2 सेशंस में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लगभग 11 एग्जांपल्स हैं जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। और उसके बाद हम 2 सेशंस में 2 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालिए, ताकि मोटिवेशन मिले स्पीड से और ये वीडियो डालने के लिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।